अच्छा चलो खैर, हाँ क्वेश्चन आंसर में याद कराना, मैंने आप लोगों के आपसे मॉक एग्जाम का भी पूछना है कैसा रहा जो डॉक्टर मलिक नजीर ने लिया, बट वो अगले सेशन में। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ पे हमने एंड किया था अपना लेक्चर। ओवरऑल बेसिकली हम सर क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़े हैं आइसेंट्रोपिक फ्लो इन अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट फ्लो। अभी कंप्रेसिबल फ्लो है और इसमें हम देख रहे हैं कि चीजें नॉर्मल फ्लो से डिफरेंट है। इसमें आपके पास इन दी एंड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। स्टैग्नेशन कंडीशंस क्या है, सिंपल आपके पास जो नोजल के इनलेट के एंड पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब हवा स्टेशनरी हो, दोज आर योर आइसेंट्रोपिक कंडीशंस। और जिस तरह विद इन द नोजल मार्क नंबर चेंज होता है, आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज होती है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था मुझे इस प्लॉट में कुछ गलती लग रही है, और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो वो गलती वाकई है। ठीक है, आप देख सकते हैं, लेट्स पुट मार्क। चलो खैर, जो ये आपके पास है k इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, k minus 1 is positive, divided by 2 is positive, multiplied by mark number is positive, so this number is positive. So जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, करेक्ट, या 1 होगा। जब मार्क नंबर 0 है तो डिनोमिनेटर इज 1, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और न्यूमिनेटर में भी 1 है। तो जो ये रेशियो है, ये एट मैक्स क्या होगी, 1, और उसके बाद ये 1 से डिक्रीज करेगी। तो ये जो 10 है और जो 5 है, ये एक्चुअली एज पर मी ये अगेन ये 1 होगा और ये 0.5 ही होना चाहिए, जिस तरह आपके पास ये दो ग्राफ्स हैं। ठीक है, फिर 1 से डिक्रीज नहीं करेगी? वही कह रहा हूँ ना, ये 1 होना चाहिए, ये 0.5 होना चाहिए, और ये 0, जिस तरह ये है। डिक्रीज करेगी, अच्छा। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। आप लोगों के पास जो बुक्स हैं उनमें भी एक नज़र मार लेना। मे भी हम क्योंकि सॉफ्ट कॉपी लेते हैं और उसमें कभी शायद वो कोई लास्ट जो प्रिंट होनी होती है उससे पिछला एडिशन या वर्जन हमें मिल जाता हो, उस वजह से ये गलती है, या पता नहीं बुक में गलती है। तो बट आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस, मेरे पास जो बुक है उसमें ये फिगर है। किसी के पास कोई और एडिशन है 7th के बाद के अगर, तो वो ज्यादा उसमें चांस है कि इस तरह गलती ना हो, तो डू लेट मी नो। ठीक है, और आप लोग भी देख लो। मेरे ख्याल से वैसे सिंपली इस इक्वेशन से तो हमें यही लग रहा है कि ये 1, ये 0.5, ये 0 होना चाहिए। एंड एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको बुक में कोई चीज प्लस माइनस लग रही है तो डू थिंक ओवर इट, हो सकता है कि कोई चीज बुक में भी प्लस माइनस हो। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम्स हमने उसमें देखी हुई हैं थर्मोडायनामिक्स में। जो पिछले हमने फिगर्स देखी हैं उसमें हमने देखा है कि जो प्रेशर, टेम्परेचर एंड इवन डेंसिटी जो है आर मैक्सिमम एट स्टैग्नेशन। ठीक है, ये बुक की ये लाइन भी इसको कंफर्म कर रही है कि स्टैग्नेशन पॉइंट पे वैल्यूज मैक्सिमम है, और स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो रेशियो है वो लाजमी 1 होगी। टी बाई टी नॉट शुड बी 1 एट स्टैग्नेशन पॉइंट, क्योंकि दोनों टी नॉट है। विच पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टैग्नेशन हायर मार्क नंबर, अगर हम इसमें देखें खैर तो नॉट नॉट सब्सक्रिप्ट भी लिखे हुए हैं, बट जो भी हायर टेम्परेचर पे होगी वो स्टैग्नेशन वैल्यू ही होगी, बाकी सारी वैल्यूज इससे कम होगी। तो दिस इज स्टैग्नेशन पॉइंट एंड दिस इज एनी अदर पॉइंट। हाउ इज आवर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन टीएस डायग्राम? टीएस डायग्राम पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे होता है? इट्स अ वर्टिकल लाइन, क्योंकि आपने एंट्रोपी कांस्टेंट रखनी है। तो दिस इज योर प्रोसेस, दिस लाइन। बैक प्रेशर फ्लो, अब हम क्या बात कर रहे थे, हमारे पास इस तरह एक लेट्स से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ये तो थोड़ी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं है, तो वेंचुरी डक्ट है। इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं। इसके हम इतने पार्ट को देख लेते हैं जो कि हमारी
एक्चुअली जिस तरह हमने बात की थी ना, इसको हम पूरा ही, इसको इस एंड पे हम, ये हमारा कन्वर्जिंग पार्ट है और ये हमारा डाइवर्जिंग पार्ट है। हमने चैप्टर 9th में आई गेस इस पे भी बात की थी कि नोजल या कन्वर्जिंग पार्ट कम क्यों होता है और डाइवर्जिंग पार्ट ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, यस सर। तो आप समझ लो उसी रेफरेंस से ये चीज बनाई गई है। खैर वापस आते हुए, बैक प्रेशर फ्लो, बैक प्रेशर फ्लो जो जो एग्जिट पे प्रेशर है उसको हम बैक प्रेशर कहते हैं। अब मेरे पास ये एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है जो कि मैंने वैसे ही रखी हुई एटमॉस्फेयर में, तो इसमें से कोई फ्लो नहीं होगा। इसके लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे या इनलेट और एग्जिट पे सेम प्रेशर है। अगर मैं इसमें से फ्लो करवाना चाहता हूं तो एक तरीका ये है कि मैं इसके इस एंड पे प्रेशर लो करने लग जाऊं। ठीक है, लेट्स से मैं इस एंड को मैं भी वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दूं और यहाँ पे प्रेशर लो करने लग जाऊं, तो क्या होगा, यहाँ से एयर फ्लो करने लग जाएगी। तो जिस पे आप एग्जिट पे प्रेशर चेंज करके या कम करके फ्लो करवाएंगे, इस तरह के फ्लोज को हम बैक प्रेशर फ्लो कहते हैं, क्योंकि जो इसके एग्जिट पे प्रेशर है दैट इज व्हाट वी कॉल बैक प्रेशर। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क नंबर अचीवेबल एट थ्रोट, ये आगे हम मैथमेटिकली भी देखेंगे। अगर इसकी थोड़ी सी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग देना चाहूं तो वो 1 है। जो मार्क नंबर मैक्सिमम हम इधर अचीव कर सकते हैं वो 1 है, क्योंकि जब तक फ्लो सब सॉनिक रहता है तब तक फ्लूइड को पता होता है कि आगे किस तरह का बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। जो इस एंड पे प्रेशर है वो क्या है, फ्लूइड को सिर्फ लेट से यहां से फ्लूइड स्टार्ट होना, वो मार्क नंबर उसने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। मार्क थ्रोट पे जब उसका मार्क नंबर, यहाँ पे लेट से बैक प्रेशर से थोड़ी कुछ वैल्यू देखते हैं। लेट से यहाँ पे 1 प्रेशर है और यहाँ पे मैं 1 से कम कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता 0.5 पे लेके जाता हूँ और फिर अल्टीमेटली लेट से 0.1 पे ले आता हूँ। जब आप 1 से प्रेशर नीचे करते जाएंगे तो थ्रोट पे जो मार्क नंबर है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता टिल अ पॉइंट लेट से 1.5 पे थ्रोट पे मार्क नंबर 1 हो गया। अब जब आप फर्दर बैक प्रेशर डिक्रीज करेंगे यहाँ पे, तो ये इंफॉर्मेशन फ्लूइड तक नहीं पहुंचेगी। जो यहाँ पे फ्लूइड है जब उसका मार्क नंबर 1 हो जाएगा, अब फ्लूइड तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी कि इस एंड पे क्या प्रेशर है, क्योंकि फ्लूइड की स्पीड ज्यादा है उस इंफॉर्मेशन की स्पीड जो जिससे वो ट्रेवल करती है, जिस स्पीड ऑफ साउंड उससे ज्यादा हो चुकी है। तो जब तक हम 0.5 तक प्रेशर डिक्रीज किया तो इस फ्लूइड को पता चलता गया है कि यहाँ पे प्रेशर लो है, यहाँ प्रेशर हाई है और ये प्रेशर कितना लो है, तो वो स्पीड अप होता जाए। जब वो मार्क नंबर 1 को अचीव कर लेता है, उसके बियॉन्ड हम जब प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन इस फ्लूइड तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए थ्रोट पे जो मैक्सिमम मार्क नंबर हमें मिलता है वो 1 मिलता है। इट इज नॉट अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन बट आई होप इट गिव्स यू एन आइडिया कि सब सोनिक सुपरसोनिक फ्लो किस तरह डिफरेंट है और जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है अदर पॉइंट्स तक वो इससे रिलेट कर रही है। सर आप अभी बता रहे थे कि इसमें कन्वर्जिंग पार्ट कम होता है और डाइवर्जिंग पार्ट ज्यादा होता है, तो उसकी रीजन रिपीट कर दें। ये जो बेसिकली हमारे पास सब सोनिक फ्लो है उसके लिए ये 2 तरह से वैलिड है। एक तरह से इस तरह वैलिड है, अगर इसको मैं ठीक है इस तरह, अब फ्लो पिछलेट से पीछे से यूं आ रहा है। So depending upon its inertia, first of all, it has tendency कि वो
इस एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा था उसमें जाए। यहाँ पे इस चीज को कवर करना, स्पेशली अगर आप यही देखें, अगर ये स्टेप होता, ठीक है, हम वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, एक ऐसा डिफ्यूजर ले लेते हैं जो स्टेप है, आपको पता है कि यहाँ पे फ्लो सेपरेशन होगी, ठीक है, एक चीज। सेकेंडली, व्हाट मेक्स इट वर्स इन केस ऑफ सबसोनिक फ्लो, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट भी ऑपोजिट है। आपको पता है डिफ्यूजर में एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है, यहाँ पे जो प्रेशर था वो कम है और यहाँ आगे जो प्रेशर है वो ज्यादा है। इसकी वजह से अगेन जिस तरह हमने सिलेंडर में पढ़ा था ना, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो सेपरेशन हो जाती है। तो जो यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री पे फ्लूइड है उसके पास मोमेंटम बहुत कम है और इस प्रेशर के अगेंस्ट उसके लिए ट्रेवल करना और मुश्किल हो जाता है, हेंस वो रिसर्कुलेट करने लग जाता है, ठीक है। अगर हम सुपरसोनिक फ्लो की बात करें तो उसमें एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, इसमें प्रेशर मजीद कम ही हो रहा है आगे अगर हम जाए, क्योंकि इसमें अब ये जो डिफ्यूजर है या ये जो ये शेप है, इट इज ऑल्सो अ नोजल फॉर अ सुपरसोनिक फ्लो, बट स्टिल इनर्शिया वाइज जो टेंडेंसी है ना कि फ्लो स्ट्रेट जाए और वो पूरे को फिल ना कर पाए और यहाँ पे कुछ फ्लो सेपरेशन हो जाए, वो टेंडेंसी स्टिल रहती है, ठीक है। तो सर इसकी जितनी ज्यादा मतलब शेप होगी, यानी स्मूथ हाँ ग्रेडियंट होगा, उतना मतलब कम होगा एग्जैक्टली, इफेक्ट। हाँ जो ये एंगल है, ये एंगल हम इसको जितना कम देंगे उतना अच्छा। ऑफ कोर्स इट कंज्यूम्स मटेरियल, इट टेक्स अप स्पेस, तो एक ओवरऑल देख लेते हैं कि लेट्स से 5 डिग्री जो है या 10 डिग्री जो है इस पे हमारे लॉसेस काफी कम आ रहे हैं, तो लेट्स गो विद दैट, ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं। अगेन क्योंकि 40 मिनट्स की लिमिट है तो आप वुड प्रेफर के पहले हम सेशन ले लें और अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स कर लें। चोक्ड फ्लो, चोक्ड फ्लो क्या है? जब मार्क, हमने देखा कि थ्रोट पे मैक्सिमम जो मार्क नंबर है दैट इज 1, ऐसा फ्लो जिसके थ्रोट पे मार्क नंबर 1 हो उसको हम चोक्ड फ्लो कहते हैं। एंड अगेन जरूरी नहीं है कि थ्रोट पे मार्क नंबर 1 आए, इट डिपेंड्स ऑन बैक प्रेशर। हो सकता है कि फ्लो सबसोनिक ही रहे थ्रू आउट कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, पर अगर मैक्सिमम जो मार्क नंबर होगा थ्रोट पे वो 1 ही होगा, इस ऐसे फ्लो को चोक्ड फ्लो कहते हैं। हेंस एक काफी ज्यादा फ्लोज हैं जो कि जिनके थ्रोट पे मार्क नंबर 1 हो सकता है, क्योंकि जितने भी आपके पास लेटर ऑन डाइवर्जिंग सेक्शन में आप चाहते हो कि आप डाइवर्जिंग सेक्शन में भी फ्लूइड को एक्सेलरेट करो, उसमें आपको चोक्ड फ्लो ही करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इस वजह से रॉकेट, लेट्स से ये रॉकेट है, इस वजह से इसकी नोजल जो है वो हम बिल्कुल यूं नहीं कर देते, क्योंकि इससे हम एक लिमिट तक फ्लो को एक्सेलरेट कर पा रहे हैं, हम उसको ये वाला एंड जरूर देते हैं, इससे हम फ्लो को सब सुपरसोनिक रेंज में लेके जाते हैं और इसमें फिर सुपरसोनिक रेंज में मजीद एक्सेलरेट करते हैं। अच्छा, मजीद जिस तरह हमने देखा था स्टैग्नेशन पॉइंट में हम जो वैल्यू रखते थे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी की, उसको हम नॉट से डिनोट कर रहे थे, क्योंकि जो चोक फ्लो भी काफी कॉमनली स्पेशली जेट इंजन्स और रॉकेट इंजन्स में है, तो जो चोक फ्लो पे कंडीशंस हैं उनके लिए भी हम स्टेरिक यूज करते हैं और उन कंडीशंस को भी हम कुछ देखते हैं कि वो बड़ी इजीली कैलकुलेटेबल वो हैं वैल्यूज, और जो चोक फ्लो टू क्रिटिकल जो और स्टैग्नेशन फ्लो की जो वैल्यूज हैं उनकी जो रेशियो उसको हम क्रिटिकल रेशियोज कह देते हैं। जैसे ये इसकी रेशियो जो होगी उससे हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कहते हैं। नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास ये थी, ठीक है, प्रेशर रेशियो की, ये स्टैग्नेशन प्रेशर है और ये विद इन द फ्लो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर है। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई वुड जस्ट पुट मार्क नंबर इज इक्वल टू 1, क्योंकि
चोक फ्लो में थ्रोट पे मार्क नंबर 1 होता है। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। जनरली हमारे पास कौन सा फ्लूइड यूज हो रहा होता है इस केसेस में, जेट इंजन में, रॉकेट इंजन में? एयर यूज हो रही होती है। तो एयर का के भी हमें पता है, लेट्स से 1.4। इज के अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी आइडिया? क्या के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल साइज पे नहीं कर रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। जब आप गैस चेंज करेंगे, एयर से आप हाइड्रोजन पे जाएंगे, फिर के चेंज होता है। एक तो दिस इज हाउ के चेंजेस, कि आप अपना मटेरियल ही चेंज कर दे। बट हम एयर की बात करते हैं, एयर के की अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट रेशियो की, तो क्या वो टेम्परेचर का फंक्शन है? क्योंकि हमने यहाँ पे 1.4 लिए। ये अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो आई कंफर्म, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन है। क्योंकि ये दो ऐसी चीजों का फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर की रेशियो, जो कि टेम्परेचर के फंक्शन है। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पर शायद इन दोनों की डिपेंडेंस ऐसी है कि के चेंज नहीं होता। तो इसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि विद इन द फ्लो में भी जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर तो बहुत हाई है। लेट्स से रॉकेट के इनलेट पे जो टेम्परेचर है इट इज 1400 केल्विन, बट मे भी उसकी जो एग्जिट पे टेम्परेचर है वो भी कुछ ज्यादा चेंज ना हो पाता हो। लेट्स सी, अगर हम थोड़ा सा एक आइडिया लेने की कोशिश करें, लेट्स से उसका मार्क नंबर यानी डबल, दिस मींस डबल, तो यानी 2800। तो टेम्परेचर वेरिएशन भी ज्यादा है काफी फ्लो में। और उसके एंड पे मार्क नंबर 5 भी है गैसेस का, तो टेम्परेचर इसका डबल हो जाएगा, सॉरी हाफ हो जाएगा, 700 केल्विन हो जाएगा। तो काफी टेम्परेचर हमारा वेरी करता है। तो देखते हैं कि इसके या फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और नॉट। बट यहाँ एज्यूम किया जा रहा है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ। सर ये चीज हमने थर्मोमीटर पर पढ़ी हुई है या आपको मैं कंफर्म करके बता सकती हूँ? मुझे फिलहाल कुछ भी याद नहीं आ रहा, पर मैं पढ़ा हुआ है। हाँ हाँ एग्जैक्टली वो, क्योंकि दोनों जो है स्पेसिफिक हीट्स वो तो टेम्परेचर का फंक्शन है, पर के है कि नहीं ये मैं भी नहीं याद कर पा रहा। इसको देख लेंगे, बट फॉर नाउ के हमने एयर के लिए 1.4 ले लिया। उसमें जो 1.4 पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है फॉर एयर, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई है। यानी क्योंकि अब मजीद अगर हम इसको देखें, ये दोनों वैल्यूज इधर मजीद गिवन है। ये आपके पास स्टैग्नेशन कंडीशन है, ये आपके पास क्रिटिकल कंडीशन है। और ये प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा स्टैग्नेशन से कम होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी स्टैग्नेशन पॉइंट पे मैक्सिमम है। और उसको आप याद वैसे भी रख सकते हैं, आपको पता है सब सोनिक फ्लो में भी हम बात करते थे कि जो स्टैग्नेशन प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। क्योंकि स्टैग्नेशन कंडीशंस हमारी वही कंडीशन है जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। एंड अगेन बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हम ये अज्यूम करें कि एटमॉस्फेयर स्टैटिक है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो इसको मैं ये रेंज इस तरह से कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली टेम्परेचर एंड डेंसिटी के लिए ये इक्वेशंस ड्राइव की जा सकती हैं, जिस तरह हमने प्रेशर के लिए किया है हम टेम्परेचर के लिए भी कर सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज हमें पता होती हैं, प्री एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक, डेंसिटी एटमॉस्फेरिक। तो आप देख सकते हैं इस ओवरऑल एनालिसिस ने हमें कितना, हमारा एनालिसिस सिंपल इस मामले में कर दिया है कि थ्रोट पे हमें, मतलब एक हमें स्टैग्नेशन पॉइंट पे वैल्यूज पता थी, और एक और हमें थ्रोट पे इन जनरल पता है वैल्यूज, कि थ्रोट पे यही वैल्यू होगी हमेशा। और आप बैक प्रेशर, मतलब आपके नोजल के एंड पे जो मर्जी प्रेशर है, एज लॉन्ग एज इट इज सफिशिएंटली लो कि आपका फ्लो चोक्ड है, आपके थ्रोट पे ये वैल्यूज होंगी प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी की हमेशा।
सो इस तरह की कुछ इंसाइट्स हमें मिलती है जब हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके इक्वेशन को जरा आगे पीछे करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बल्कि जो मेनली इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये ग्राफ है। आपके पास अपेंडिक्स D1 में है, इट इज नॉन एज कंप्रेसिबल फ्लो चार्ट फॉर एयर। ये चार्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली ये चार्ट 1 2 3 एंड एरिया वाली इक्वेशन की तरह। खैर इसी तरह एरिया ए स्टार जो थ्रोट का एरिया है उनके दरमियान रेशियो निकाली जाए ना, उसकी भी एक इक्वेशन है। तो इन इक्वेशंस को प्लॉट किया गया, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। जो हमने पीछे डेरिवेशंस किए हैं इक्वेशंस की, ये सिंपल उन इक्वेशंस की बेसिस पे ग्राफ बना हुआ है। क्योंकि वो इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, उनको सॉल्व बार बार करना टेक्स टाइम, तो उनको सिंपली यूं प्लॉट कर दिया गया है। जिस तरह आपके पास थर्मो में जो एयर टेबल था उसमें आपको याद होगा रिड्यूस्ड प्रेशर था, रिड्यूस्ड प्रेशर था, रिड्यूस्ड वॉल्यूम था और एस नॉट था। ये 3 क्वांटिटीज थी, याद है आप लोगों को? यस सर। अब ये तीनों वैल्यूज जो थी क्या ये एक्सपेरिमेंटल थी? जो टेबल था उसको बनाने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, हमने नहीं, एक्चुअली बनाने वाला ने। नहीं, सर पूछ रहे बता रहे हैं। क्वेश्चन मार्क था, उसका जवाब भी आखिर मैंने अच्छा। दे दिया। नहीं, उसमें भी पी आर वी आर और स्पेशली एस नॉट, इनकी जो इक्वेशंस थी वो इंटेग्रल्स पे बेस्ड थी, जिनको सॉल्व करना इस टाइम कंज्यूमिंग। एस नॉट के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, तो इसलिए उनको कैलकुलेट करके टेबल में डाल दिया गया था। बट क्योंकि एयर नॉर्मल कंडीशन में उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा नॉन आइडियल नहीं होता, तो इसलिए हमने इवन जो एनालिटिकल इक्वेशंस लिखी थी और उनको सॉल्व किया था, उससे भी काफी हमें बेहतर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज थी जिसको हम कंसिडर कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे कि हम सीपी और सीवी को कांस्टेंट नहीं ले रहे थे। विद टेम्परेचर वो चेंज हो रही थी और जो उसकी वेरिएशन थी तो हमने एक्चुअली वेरिएशन को काउंट में लेके ये इक्वेशंस डेवलप की हुई थी। सिमिलरली जो ये इक्वेशंस हैं ये भी पीछे हमने मैथमेटिकल एनालिटिकल इक्वेशंस है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट हमने नहीं डाला, हमने एनालिटिकली सॉल्व किया और उसमें डाल दिया। एक्चुअली ये एप्लीकेबल होगी कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। पर अब आपकी आवाज कट गई है। ये जो ये इक्वेशंस हैं और हमने हेड से ग्राफ बनाया है, ये एक्चुअल फ्लोज के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं? सर तकरीबन जुनेद कह रहा है तकरीबन तकरीबन, और उजैर क्या कह रहा है? ये सिर्फ एक के जो के की वैल्यू है 1.4 ये उसके लिए सिर्फ होगा ना, इवन उसके लिए के की वैल्यू 1.4 लेट्स से मींस कि एयर फ्लूइड है, और जनरली हमारे पास इन केसेस में फ्लूइड एयर ही होता है, तो क्या ये एयर के लिए वैलिड है? यस सर होगा। सर ये क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि फिर वो सर नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली एडियाबेटिक नहीं है, सॉरी आइसेंट्रोपिक नहीं है फ्लोस की। हाँ, हमारे पास जो एक फंडामेंटल अजम्पशन थी ना, वो थी कि ये सब कुछ आइसेंट्रोपिक फ्लो के लिए नहीं है। अब रियल फ्लो कैन बी क्लोज टू आइसेंट्रोपिक एंड कैन बी नॉन आइसेंट्रोपिक एज वेल, तो इट डिपेंड्स ऑन आवर रियल फ्लो। इसमें इसी चैप्टर में नॉन आइसेंट्रोपिक फ्लो पे भी एक काफी बड़ा सेक्शन है, जो कि फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत है। बट जो आपके पास मेनली शॉक वेव्स बनती है और इस तरह की चीजें बनती हैं, वो सारे नॉन आइसेंट्रोपिक फिनोमिना है। तो सिंपली जिस फ्लो में शॉक वेव बन रही है वो आपका एक पार्ट है जो कि नॉन आइसेंट्रोपिक है, और उसके लिए हमें मजीद एनालिसिस को करना पड़ता है। बट अगर हमारे पास एक ऐसा फ्लो है जिसमें शॉक वेव नहीं बन रही, तो ये हमारे पास है
एनालिसिस के लिए चार्ट। तो इस चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पे 4 कर्व्स हैं। एक एरिया रेशियो है, अगेन एरिया की रेशियो है, फिर और ये थ्रोट के हिसाब से है, ये स्टैटिक है, और ये स्टैग्नेशन कंडीशंस के हिसाब से है। ये रेशियोज 3। यहाँ पे आपके पास मार्क नंबर है। जो लेफ्ट पे एक्सिस है वो आप प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी रेशियोज पढ़ने के लिए है, और जो राइट पे आपके पास एक्सिस है वो एरिया पढ़ने के लिए। बेसिकली वो आप पढ़ते कैसे हो, जनरली आपके पास क्या होगा, आपको एरिया पता होगा, आपको नोजल की शेप पता होती है इन जनरल। तो उसी उसी क्या नाम है, एक सिनेरियो पे चलते हैं कि आपको एरिया पता है। अगर आपको एरिया पता है तो आप एस्टेरिक भी निकाल सकते हैं, थ्रोट का एरिया निकाल सकते हैं, और आपको नॉर्मल एरिया भी किसी पॉइंट का आप देख सकते हैं। तो लेट्स से आपको ये रेशो पता चल गई। अब इस रेशो की बेसिस पे आप सबसे पहले मार्क नंबर डिटरमिन करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट है, इस पे मैं मार्क नंबर देख लूंगा ये। सो दिस इज योर मार्क नंबर नाउ। अब मैं इस मार्क नंबर के हिसाब से बाकी 1 2 3 कर्व पढ़ूंगा। आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा, लेकिन ये ओवरव्यू था। किस तरह पढ़ना है वो हम एग्जांपल के साथ ही देख लेंगे। Diminishing returns around a by a static is equal to 10, यानी थ्रोट का जो एरिया है वो 10 टाइम्स कम है। ये मार्क नंबर है। बेसिकली हम फ्लूइड को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली आपके पास जब सुपरसोनिक फ्लो में चले जाते हैं, ये सुपरसोनिक फ्लो यहां से स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह आप ए बाय ए रेशियो, वो थ्रोट की जो है साथ, और जो एंड की है एरिया की रेशियो, वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये आपका एरिया बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एरिया, ये जो ये रेशियो है ये 1 है, 2 3 4 5 6, ये रेशियो बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपके पास मार्क नंबर बढ़ता जा रहा है। एरिया रेशियो बढ़ाने के लिए आप अलोंग वाई मूव कर रहे हैं, और मार्क नंबर बढ़ रहा है अलोंग एक्स। जब ए बाय ए स्टेरिक 10 हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कर्व पहले स्टीपली टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्टिकल होता जा रहा है, जिसका ये मतलब है कि आप ए बाय ए स्टेरिक रेशियो बढ़ाते जा रहे हैं, पर मार्क नंबर कुछ खास नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ए बाय ए स्टेरिक के बियॉन्ड इज इक्वल टू 10 के बियॉन्ड अगर आप नोजल को कम करेंगे, थ्रोट का साइज कम करेंगे, तो ओवरऑल आपके पास जो मार्क नंबर में वेरिएशन है वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं आएगी। चोक्ड फ्लो, आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं तो इस तरह आ जाएगी। ये एक रैंडम पॉइंट है ड्यूरिंग द इनसाइड द फ्लो, और ये आपके पास चोक्ड कंडीशन है। इसको रीअरेंज कर लिया। नाउ वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट आर टी के। वी स्टेरिक क्या है? थ्रोट की स्पीड। साउंड की स्पीड है। क्यों? क्योंकि ये जो थ्रोट है उस पे, चोक्ड फ्लो के लिए थ्रोट पे जो वैल्यू है वेलोसिटी की, ये वो है, और वो मार्क नंबर 1 होता है, और वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होती है। यहाँ पे हमने वी स्टेरिक डाल दिया और टी स्टेरिक डाल दिया। एंड किसी भी और पॉइंट पे अगर हम वैल्यूज देखना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू अंडर रूट आर टी के डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय v ओवर c। यहाँ भी v ओवर c से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कर दूं, तो यहाँ मेरे पास v रह जाएगा, c कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे v ओवर c था विच इज सिंपली मार्क नंबर और अंडर रूट दिस वन। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। कंबाइनिंग ये दोनों इक्वेशंस, v स्टैटिक में मैं ये पुट कर दूं और v में ये पुट कर दूं, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। सिर्फ ये हम पुट नहीं कर रहे। और हाँ, टी नॉट से हम खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। रो नॉट से भी और टी नॉट से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने।
ये वही इक्वेशन है। ये बेसिकली जिस बंदे ने किया होता है वो उसका मकसद यही होता है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है वगैरह। ओवरऑल ही वांट्स के मेरे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाए जिसको या देखने में सिंपल हो या उसको इंटरप्रेट करना सिंपल हो। तो वो ये क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे, इसमें हम नहीं जाएंगे। हम बेसिकली देखेंगे इन द एंड हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो क्या है। अब हमने पहले जो प्रेशर और डेंसिटी और टेम्परेचर के लिए जो इक्वेशन ड्राइव की थी, अगर वो भी इसमें पुट कर दी जाए तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। सॉरी, जो मैं कहता ना A/A स्टेरिक इक्वेशन मिसिंग है, वो ये है। मुझे जो ग्राफ है वो इसके बाद डालना चाहिए था। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का क्या फायदा है बाकी इक्वेशंस के ऊपर, आप अगेन देख सकते हैं। यहाँ पे से मुझे मार्क नंबर पता होना चाहिए और के पता होना चाहिए। के मुझे वैसे ही पता होता है, तो ये सिर्फ मार्क नंबर डिपेंडेंट होगी इक्वेशन। तो इस सारी मैनिपुलेशन का हमें ये फायदा हुआ है। और इस इक्वेशन को जब आप प्लॉट करेंगे तो आप इधर देख सकते हैं कि थ्रोट पे आपके पास मार्क नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्योंकि हमने बात की थी कि इस पर अगर जो मैक्सिमम मार्क नंबर आ सकता है वो 1 आ सकता है बस। अब इसके एक एग्जाम्पल है, हम वो देखेंगे। उसके लिए अब इस मीटिंग के 2 मिनट रह गए, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोगों की इसके बाद कोई क्लास है साथ ही? बिल्कुल। यस सर। अच्छा, हमने ये एग्जाम्पल करनी है, पॉसिबल आइसेंट्रोपिक फ्लोज की बात करनी है, नॉन आइसेंट्रोपिक फ्लो की थोड़ी बात करनी है, पर एनालिसिस। अब भी ऐसा करें ना, फिर क्वेश्चन आंसर करा लें और फिर बाद में एग्जांपल कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्राइडे को ऐसा करेंगे, फ्राइडे को फिर हम ऐसा कर लेंगे कि हमारे पास 1.5-2 घंटे हो, ठीक है? उसमें हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? अभी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो फ्राइडे को हमारा क्विज भी है का एक। क्विज है फ्राइडे को यार, फिर क्या होगा जुनेद? सर अब तो कुछ सर नहीं हो पता। जाएगा खैर सर, फ्राइडे को हो जाएगा। किस वक्त है क्विज? सर वो पता नहीं, अभी सर टाइम नहीं पता। तो टाइम नहीं हुआ ना मैं- एडजस्ट, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि टाइम एडजस्ट नहीं हुआ उसका अभी तक। सर हो जाएगा, फ्राइडे को टाइम कर लेंगे आप। नहीं, फ्राइडे को जुम्मे के बाद कर लो बेशक। आपकी क्लासेस तो नहीं होती, तो और भी कुछ क्लासेस रखी गई हैं। नहीं सर सर वही अभी है, शायद वो जुम्मे के बाद हो शायद वो क्विज। तो काशिफ को पता हो किस टाइम होना है, काशिफ बता सकते सर ये। ठीक है, तो जुम्मे के बता बाद, देंगे आप। जुम्मे के बाद रख लेंगे। यस सर। सही है। कल हम सारों ने रात को 9:30 बजे मीटिंग की एग्जाम्स पे, तो तब भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट लास्ट लेक्चर है आप लोगों का, उस पर खत्म करना है। ओके सर। तो ये सेशन मैं एंड कर रहा हूँ और भी आप फिर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। सर कल आपने मीटिंग की एग्जाम में, मुझे तो नहीं पता सर कब एक हुआ मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, आते हैं दूसरे सेशन में।